फातिमा ने अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ किया। अब कितना वक्त लगेगा भाई? उसने टैक्सी ड्राइवर से सवाल किया, जो लगातार टैक्सी के नीचे घुसा उसका टायर ठीक करने की कोशिश कर रहा था। बाजी, बस आधा घंटा और इंतजार कर लीजिए। टैक्सी ड्राइवर की बात पर फातिमा की आंखों में आंसू आने लगे। आज उसकी शादी थी और इस वक्त वह दुल्हन के लिबास में बैठी टैक्सी ठीक होने का इंतजार कर रही थी। वह 17 साल की खूबसूरत लड़की थी जिसके बाप ने उससे पूछे बिना उसकी शादी अपने एक दोस्त से तय कर दी थी। मां का तो अरसा हुआ इंतकाल हो चुका था। सिर्फ बाप ही था जो उसे एक बोझ मानता था। चंद दिनों में ही उसने अपने दोस्त के साथ फातिमा की बात पक्की कर दी थी। बाकी लड़कियों की तरह फातिमा की भी यह ख्वाहिश थी कि वह अपनी शादी पर बेहद हसीन लगे। उसने अब तक अपने होने वाले दूल्हे को भी नहीं देखा था, यहां तक कि उसे तो उसका नाम तक मालूम नहीं था। अब्बा जान, क्या मैं अपनी शादी पर पार्लर से तैयार हो जाऊं? फातिमा ने बाप से इल्तिजा की। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाप मानेगा। लेकिन न जाने किस्मत अच्छी थी या बाप को अपनी ज्यादती का एहसास हुआ कि हाथ पर 5,000 रुपए रखते हुए फातिमा के बाप ने उसे पार्लर जाने की इजाजत दे दी। साथ जाने वाला कोई था नहीं, इसीलिए वह खुद ही टैक्सी करके पार्लर चली आई थी। तैयार होने के बाद वह घर जाने के लिए निकली ही थी, लेकिन अब पिछले आधे घंटे से टैक्सी ड्राइवर लगातार टैक्सी को ठीक कर रहा था। भाई जल्दी कर दो, रात होती जा रही है, मेरी बारात आने वाली होगी। फातिमा रो देने के करीब थी। उसे अब डर भी लगने लगा था। यह सुनसान सी सड़क थी जिसके किनारे टैक्सी खराब हुई थी। दरख्तों की एक कतार लगी हुई थी। उन्हीं दरख्तों के नीचे बेंच पर वह इस वक्त बैठी हुई थी। ड्राइवर अपने काम में मशगूल रहा और तभी फातिमा को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे अचानक ठंड लगने लगी। उसने दाएं बाएं देखा, हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन उसके सिर के ऊपर दरख्त के पत्ते जोर शोर से हिल रहे थे। फातिमा घबराकर उठ खड़ी हुई और तभी उसे धीमी सी खुशबू अपने बराबर से आती महसूस हुई। शायद किसी फूल की खुशबू है। फातिमा ने दाएं बाएं देखा। उसे यूं लगा जैसे कोई उसके ऐन पीछे मौजूद है। फातिमा पलटना चाहती थी कि अचानक टैक्सी ड्राइवर टैक्सी के नीचे से निकलकर झांका। बीबी जी, गाड़ी ठीक हो गई है, आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। उसकी आवाज पर फातिमा ने सुकून का सांस लिया और लपक कर गाड़ी में आकर बैठ गई। उसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी ऐसी चलाई कि उसे सीधा घर पहुंचाकर ही दम लिया। बारात आ चुकी थी। चंद मोहल्ले की औरतों ने टैक्सी से निकलते देखकर फातिमा को सहारा दिया और उसे घर के अंदर ले गईं। कुछ ही देर बाद निकाह होने वाला था। मौलवी अंदर आया तो फातिमा को औरतों की सरगोशियां सुनाई दी। फातिमा को क्या पड़ी थी इतनी बड़ी उम्र के आदमी से शादी करने की? इसके तो नसीब ही फूट गए हैं। खुदा ऐसा बाप भी किसी को न दे। चंद औरतें उसकी पीठ पीछे खड़ी सरगोशियां कर रही थीं। फातिमा का दिल धक से रह गया। अचानक एक लड़की हंसती हुई कमरे में दाखिल हुई। फातिमा, बड़े ख्वाब थे ना तेरे अपनी शादी से जुड़े। ले, अपना दूल्हा तो देख ले। ऐसा हीरो तो हम में से किसी को नहीं मिला। सारी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी। फातिमा हक्का बक्का बैठी थी। लड़की ने मोबाइल आगे करके फातिमा को दिखाया, जिसमें वह दूल्हे की तस्वीर खींच कर लाई थी। फातिमा सन्न रह गई। वह कोई लड़का नहीं बल्कि 50-55 साल का एक मर्द था जिसके सिर के बाल गायब हो चुके थे, 2 दांत बाहर निकले हुए थे और वह लगातार नाक पर रूमाल रखकर शर्माने की कोशिश कर रहा था। फातिमा की आंखों में आंसू आने लगे। मौलवी साहब अंदर दाखिल हो चुके थे। अब वह इनकार क्या करती। थोड़ी ही देर के बाद उसका निकाह पढ़ाया जाने लगा। फातिमा के बाप ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा। चल बेटी, जल्दी से दस्तखत कर दे। कंपाते हाथों से फातिमा ने दस्तखत किए और उसे रुखसती के लिए उठा दिया गया। दूल्हा का घर ज्यादा दूर नहीं था। जल्दी ही वे सब वहां पहुंच गए। फातिमा को मुख्तलिफ रस्मों से गुजार कर दूल्हे के कमरे में पहुंचाया गया। फातिमा का दिल चाहा कि वह फूट फूट कर रो दे। सस्ते फूलों की लड़ियों से कमरे की सजावट की गई थी। बेड पर बैठी वह कांप रही थी। कमरे में एक अजीब सी बू थी। दीवारों पर चुना किया गया था जिसमें से आती मिट्टी के तेल की महक फातिमा को मितली सी दिला रही थी। वह कांपते हुए आने वाले लम्हों की कल्पना कर रही थी। आई दया है, जब अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे से आती अजीब सी बदबू खत्म हो गई हो, बल्कि उसकी जगह एक धीमी सी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। फातिमा को अच्छा लगने लगा। उसने दाएं बाएं देखा। कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। एक गहरी खामोशी और सन्नाटा था। फातिमा को बेचैनी सी होने लगी।
वह अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर कमरे में इधर उधर घूमकर उसने कमरे का जायजा लिया। बाहर एक अजीब सा हंगामा मचा हुआ था। दूल्हा और उसके सारे घर वाले ऊंची ऊंची आवाज में हंस रहे थे। फातिमा ने बेहद बेजारी से गर्दन मोड़ी तो बुरी तरह चौंक गई। सफेद बेडशीट के ऊपर एक लाल रंग का ताजा गुलाब रखा हुआ था। फातिमा को अच्छी तरह से पता था कि पहले यह गुलाब वहां नहीं था, बल्कि बेड बिल्कुल खाली था। हिजलाए आरूसी की लड़ियां भी नकली फूलों से बनाई गई थी। फातिमा अविश्वास के आलम में चलती हुई बेड के पास आई। गुलाब बेहद खूबसूरत था। न चाहते हुए भी फातिमा ने हाथ बढ़ाकर वह गुलाब उठा लिया। गुलाब उठाते ही एक ठंडी सी हवा का झोंका फातिमा के जिस्म से टकराया। वह हिलकर रह गई। उसी पल अचानक बाहर से आती कहों की आवाजें चीख पुकार में बदल गईं। फातिमा घबराकर पलटी। कोई झोर झोर से दरवाजा पीट रहा था। अरे डायन, बाहर निकल। सब्ज कदम पहले ही दिन आते साथ मेरे बेटे को निगल गई। मनहूस सूरत वाली औरत आते ही मेरे बेटे को खा लिया। बेहद बूढ़ी सी आवाज में कोई औरत चिल्ला रही थी। साथ में कोई और भी था जो शोर मचा रहा था। जोरदार आवाज के साथ अचानक दरवाजा खुला और कई औरतें अंदर दाखिल हो गईं। फातिमा घबरा कर रह गई। निकल बाहर, यहां अंदर आराम से बैठी है। तेरे जादू ने मेरे भाई की जान ले ली। एक खतरनाक तेवरों वाली औरत ने आगे बढ़कर फातिमा को बाजू से पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले गई। बाहर का मंजर देखते ही फातिमा के होश उड़ गए। वह आदमी जो उसका दूल्हा था, जिस अंदाज में जमीन पर पड़ा हुआ था, उसकी आंखें ऊपर की तरफ पलटी हुई थीं और मुंह से झाग बह रही थी। हाय मेरा पला पुसा बेटा, न जाने अचानक इसे क्या हो गया, ये क्यों चल बसा। बूढ़ी औरत सीने पर हाथ मार मार कर रो रही थी। सारी औरतें रोने पीटने में मशगूल थीं। निकाल दो बाहर, करो इस लड़की को बाहर, न जाने कैसी मनहूस है, आते ही अपने शौहर को मार डाला। सब लोग शक भरी निगाहों से फातिमा को देखने लगे। फातिमा घबरा गई। नहीं, मैं रात के इस पहर कहां जाऊंगी, मैंने कुछ नहीं किया। उसने घबराकर बोलना चाहा, लेकिन उसकी बड़ी ननद ने आगे बढ़कर उसे बाजू से दबोच लिया। सही कह रही है, यहां से दफा हो जा। तेरे बाप ने तेरे बदले पैसे भी लिए और अपनी मनहूस डायन बेटी हमारे हवाले कर दी। घर का दरवाजा खोलते ही उस औरत ने फातिमा को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। आधी रात के वक्त दुल्हन बनी फातिमा सड़क पर खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब वह कहां जाएगी? उसका तो शौहर ही मर गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। न जाने वह कितनी देर तक रोती रही। फिर आखिरकार उठकर एक तरफ चलने लगी। किसी ने उसे जूता भी नहीं पहनने दिया था। लहंगे को एक तरफ से उठाती तो दूसरी तरफ से जमीन पर घिसटता रहता। सुनसान सड़क पर वह कुछ ही दूर चली थी कि अचानक उसे किसी मोटरसाइकिल की आवाज आई। वह घबराकर पलटी। मोटरसाइकिल उसके करीब रुक चुकी थी। फातिमा की निगाह पड़ी तो एक पल के लिए वह साकित रह गई। मोटरसाइकिल पर एक लड़का बैठा था, बेहद हसीन लड़का। उसकी स्लेटी आईज सरमई आंखों में इतनी कशिश थी कि एक पल के लिए फातिमा को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। कहां जा रही हैं आप? रात के इस पहर अकेली औरत का सफर करना मुनासिब नहीं। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूं। उसने इतनी दिलकश आवाज में कहा कि फातिमा को यह महसूस हुआ जैसे वह किसी जादू के घेरे में आ गई हो। एक पल सोचे बिना ही वह उस लड़के के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गई। उस लड़के ने भी मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। फातिमा को अजीब सा लग रहा था। हिचकोले खाती हुई मोटरसाइकिल की वजह से उसने लड़के के कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसे ठंड सी लगने लगी थी। हालांकि न तो आसपास हवा चल रही थी और न ही ठंड का मौसम था। काफी देर बाद मोटरसाइकिल रुकी तो वह एकदम चौंक गई। लड़के ने उसके घर के सामने मोटरसाइकिल रोकी थी। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां रहती हूं? फातिमा ने हैरत से कहा। सरमई आंखों वाले उस लड़के ने चंद लम्हों तक फातिमा को देखा और फिर कहने लगा, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूं। मुझे पता है कि आप अब्दुर्रौफ की बेटी हैं। आज आपकी शादी थी और आपका दूल्हा मर गया है, तो आपको वापस अपने घर ही आना चाहिए था। लड़के की बात पर फातिमा हैरान रह गई। शोर की आवाज सुनकर अंदर से अब्दुर्रौफ भी बाहर आ गया था। उसने जब फातिमा को दुल्हन बने अपने दरवाजे पर देखा तो हैरान रह गया। फातिमा फूट फूट कर रोते हुए बाप से लिपट गई और उसे सारी बात बता दी। बाप के चेहरे पर परेशानी फैल गई। वो फातिमा को लेकर अंदर तो आ गया, लेकिन अगले दिन तक फातिमा पूरे मोहल्ले में मनहूस कदमों वाली लड़की के नाम से मशहूर हो गई थी। जो भी उसे देखता अफसोस से मुंह पर दुपट्टा रख लेता। हाय हाय, हाउ सैड आई। कोई इतना बदनसीब भी हो सकता है? बड़ी ही मनहूस है ये लड़की।
बाप ने सालों उसे पाल पोस कर शादी की थी और ये एक ही रात में वापस आ गई। जो औरतें उसे मिलने आती सब आपस में कानाफूसी करते हुए बस यही बातें दोहराती रहती। फातिमा कमरे में छिपकर आंसू बहाया करती, लेकिन किसी को उस पर रहम नहीं आता था। अब तो अब्दुल रऊफ भी अपनी बेटी से नफरत करने लगा था। कुछ महीनों बाद लोगों की बातों से तंग आकर अब्दुल रऊफ ने एक बार फिर फातिमा के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन कुछ लोग फातिमा को देखने आए। उनका घर दूसरे शहर में था। अब्दुल रऊफ ने किसी रिश्तेदार के जरिए उन्हें बुलाया था। लड़का शरीफ और खूबसूरत लग रहा था। उन्होंने पहली नजर में ही फातिमा को पसंद कर लिया। लड़का तो एक शब्द भी नहीं बोला, सारी बात उसकी मां ही करती रही। शादी की सारी रस्में तय करके वह उठ गई। 2 दिन बाद उन लोगों को निकाह के लिए आना था। उस शाम फातिमा नहाकर छत पर चली गई। आज उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और उसके दिल का बोझ भी थोड़ा हल्का लग रहा था। वो मुंह डेर के पास खड़ी अपनी ही सोचों में खोई हुई थी कि अचानक उसे एक हल्की सी खुशबू अपने आसपास महसूस होने लगी। फातिमा चौंक कर पीछे हटी। यह खुशबू उसने पहले भी महसूस की थी। उसे यूं लगा जैसे बिल्कुल उसके पीछे कोई खड़ा हो। वो एक झटके से मुड़ी। पीछे एक लड़का खड़ा था, सुनहरी आंखों वाला। उसे देखते ही फातिमा ने पहचान लिया। तुम तो वही हो जो उस रात मुझे मोटरसाइकिल पर बैठाकर अब्बा के घर छोड़ने आए थे, फातिमा ने डरते हुए पूछा। लेकिन तुम हमारी छत पर कैसे आए? उस लड़के ने अपने हाथ की तरफ इशारा किया। यह मेरी बाल है, आपकी छत पर गिर गई थी, वही लेने आया हूं। उस तरफ मेरा घर है। उसने एक दिशा की ओर इशारा किया। फातिमा को थोड़ी तसल्ली हुई। इस तरह किसी के घर नहीं आते। तुम यहां से चले जाओ, फातिमा ने सख्ती से कहा। लेकिन वो लड़का अजीब सी नजरों से फातिमा को देखने लगा। फातिमा बुरी तरह घबरा गई और जल्दी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। नीचे अब्दुल रऊफ अखबार पढ़ रहा था। अब्बा, हमारी छत पर एक अजनबी लड़का है, फातिमा ने कहा। अब्दुल रऊफ गुस्से में छत पर गया और थोड़ी देर बाद वापस नीचे आया। क्या बकवास करती हो फातिमा? हमारी छत पर लड़का कहां से आ गया? हमारी छत के साथ तो किसी की छत भी नहीं लगी हुई। ऊपर कोई नहीं है। तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो। बाप की बात सुनकर फातिमा सन्न रह गई। उसने खुद ऊपर लड़का देखा था और उससे बात भी की थी। वह कांपते हुए अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात होते होते उसे तेज बुखार ने घेर लिया। बुखार इतना बढ़ा कि वह ऊंची ऊंची आवाज में बातें करने लगी। एक दिन बीता, फिर फिर दूसरा दिन, और फिर वो दिन भी आ गया जब फातिमा का निकाह होना था। लेकिन फातिमा का बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब्दुल रऊफ चिंता के मारे घर में चक्कर काटता रहा। नामुराद न अपना घर बसाएगी, न मुझे सुकून से जीने देगी। मुझे पता है ये सब नाटक कर रही है ताकि इसकी शादी न हो, वो ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, जबकि अंदर फातिमा हाल से बेहाल थी। वह उठने की कोशिश करती तो उसका सिर चकराने लगता। चारों ओर उसे ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देने लगता जैसे कमरे में तेज आंधियां चल रही हों। वो फिर चकराकर चारपाई पर गिर जाती। अब्दुल रऊफ कई इंजेक्शन ला चुका था, कई दवाइयां दे चुका था, मगर किसी दवा का कोई असर नहीं हो रहा था। दोपहर का समय हुआ और फातिमा के ससुराल वाले छोटी सी बारात लेकर दरवाजे पर आ पहुंचे। कहाँ है भाई दुल्हन? जल्दी से लेकर आओ, हम मौलवी साथ लाए हैं। निकाह के फौरन बाद हमें अपने शहर के लिए निकलना है, लड़के की मां ने जोर देकर कहा। लड़का आज भी खामोश ही था। अब्दुल रऊफ तो फातिमा से पहले ही तंग आ चुका था। उसने उसे बुखार की हालत में ही लाकर उनके सामने बिठा दिया। फातिमा की होने वाली सास हक्की बक्की रह गई। हे भगवान, ये लड़की तो बीमार लग रही है। फिर उसने कहा, चलिए कोई बात नहीं, मैंने भी आपसे यह बात छुपाई थी कि मेरा बेटा गूंगा है, जैसे तैसे इनका गुजारा हो ही जाएगा। चलिए मौलवी साहब, निकाह पढ़ाइए, उस औरत ने मौलवी से कहा। लड़के ने दस्तखत किए और फिर अब्दुल रऊफ ने फातिमा का हाथ पकड़कर उससे भी दस्तखत करवा दिए। निकाह हो गया तो उन लोगों ने जल्दी से फातिमा को गाड़ी में बिठा लिया। अब्दुल रऊफ ने राहत की सांस ली। शुक्र है, लेकिन फातिमा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वह आधी बेहोशी की हालत में थी, बस ऊंचे नीचे रास्तों पर चलती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।